स्वागत है दोस्तों हमारे इस मंच पर। पुनः हम हाजिर हैं। एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पीजीटी के सिलेबस के अनुसार। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके पहले हमने चर्चा किया दैवी सिद्धांत की, सामाजिक समझौते सिद्धांत की। लेकिन इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि राज्य का विकास हुआ है। राज्य की उत्पत्ति किसी विशेष परिस्थिति में अथवा किसी विशेष समय पर हुई है। यह सिद्धांत यह स्वीकार नहीं करता। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। इस संबंध में डॉक्टर गार्नर महोदय कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। आगे बर्गेस महोदय वो भी इसी क्रम में बात करते हैं इस कथन का कि राज्य इतिहास की उपज है। यही अर्थ है कि यह पूर्णतः अपूर्ण, प्रारंभ से असभ्य किंतु उन्नति की ओर अग्रसर अवस्थाओं से होकर मानव जाति के पूर्ण एवं सार्वभौम संगठन की ओर मानव समाज का कृत्रिम तथा निरंतर विकास है। विषय के मनोविज्ञान की तनिक गहराई में अगर जाकर हम देखें तो इसका अर्थ कानूनी संस्थाओं के रूप में मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति तथा प्रकृति के वैयक्तिक पहलुओं को सार्वभौमिक पहलू के अधीन करना है। राज्य कब कैसे अस्तित्व में आया, ये कहना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर मान्यता जो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के पक्ष को पुष्ट करते हैं। इसी कथन को आगे सिद्ध करते हुए समनर तथा कैलर महोदय कहते हैं कि यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने, या बच्चा कब युवा हुआ, या युवक कब प्रौढ़ बना। इस विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में कुछ नाम आते हैं जिनमें मैकाइवर, ब्लंटसली, गिलक्राइस्ट, कैरिल, बर्क, मॉन्टेस्क्यू, लिकाक, गार्नर तथा बर्गेस के नाम प्रमुख हैं। लिकाक ने विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि राज्य एक वृद्धि और विकास है। यह सुदूर और अज्ञात भूतकाल से लेकर आज तक के मानव इतिहास के क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अगर हम राज्य के विकास के सहायक तत्वों के बारे में समझें तो इसमें 6 प्रकार के मूल तत्व आते हैं, जिनमें मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना ये ऐसे तत्व हैं जो राज्य के विकास में सहायक रहे हैं। अगर हम राजनीतिक विकास में सहायक तत्वों के संबंध में अगर पहले तत्व मनुष्य के सामाजिक प्रवृत्ति की चर्चा करें तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके अंदर ही सामाजिक प्रवृत्ति रहती है और वो समाज का गठन करना चाहता है। इस संबंध में अरस्तु महोदय कहते हैं, यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो यह कहता है कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझिए। वह या तो जंगली जानवर है या तो देवता। इसी कथन के संबंध में आगे मार्ले महोदय कहते हैं, राज्य के विकास का वास्तविक आधार मनुष्य के जीवन में विद्यमान अंतर्जात प्रवृत्ति रही है। तो वहीं मैकाइवर महोदय ने कहा है अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में
कि मनुष्य अपनी सामाजिक प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए अनेक सहचर बनाता है और उन्हीं सहचरों में से राज्य एक है। ये तो पहले तत्व की बात रही। दूसरे तत्व जो कि रक्त संबंध है, इसके संबंध में बताया जाता है कि यह राज्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये जातियों और कुलों को एकता के बंधन में बांधा और एक संगठन का रूप दिया। इस संबंध में सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिक गवेषणा या खोज इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक तत्व, प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही रहा। आगे मैकाइवर महोदय कहते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज जो है राज्य को जन्म देता है। इसी तरह आगे जो है गैटिल महोदय भी कहते हैं कि रक्त के संबंधों ने एकता के बंधन को मजबूत किया है और प्रारंभिक राज्यों को राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित होने में योगदान किया है। प्रारंभिक काल में कुटुंब मातृ प्रधान संस्था थे, जबकि हेनरी मैन ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक एंशिएंट लॉ एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पितृ प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात इनके पहले जो मातृ प्रधान समाज थी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में पितृ प्रधान समाज के बात को दर्शाया है। वहीं अगर हम राज्य के विकास में तीसरे तत्व धर्म की बात करें, तो कहा जाता है कि धर्म ने समाज को एकता के बंधन में बांधा। इस संबंध में विल्सन महोदय कहते हैं कि धर्म समान रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता तथा दायित्व की अभिव्यक्ति था। गैटिल कहते हैं रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता उनके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। इस संबंध में कहा जाता है कि प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप प्रचलित थे। एक तो पितृ पूजा होती थी और दूसरा प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में भी पितृ पूजा होती है। उसमें एक ही कुल के लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। वहीं जो प्राकृतिक शक्ति की पूजा का है सिद्धांत, उसमें जो प्राकृतिक अवस्था है, बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट, इसे प्राचीन समय में मनुष्यों ने ईश्वर का अनुभव समझा और उन्होंने ये माना कि जो इन शक्तियों पर नियंत्रण कर ले वो प्रमुख है। तो इस तरीके से प्राकृतिक शक्तियों को जो नियंत्रित रख सकता है, उसे समाज में असाधारण सम्मान प्राप्त हो जाता था। अनेक बार ये नियंत्रणकर्ता जादूगर, तांत्रिक, राजा बन जाते थे। जैसा कि स्पार्टा में जादूगर राजा सांसारिक तथा धार्मिक क्षेत्रों का प्रधान बन गया था। इसी आधार पर गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा है, जादूगर से राजा बनने का चरण आसान है। अगर हम गिलक्राइस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा था कुटुंब का संघ उतना ही धार्मिक था जितना वह स्वाभाविक था। वहीं गैटेल कहते हैं रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता और उसके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। आगे अगर हम बात करें शक्ति सिद्धांत की कि किस प्रकार से शक्ति सिद्धांत ने राज्य के विकास में योगदान दिया, तो इसके संबंध में कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा किया गया। जो छोटे छोटे कबीले होते थे उनमें आपस में युद्ध होते थे, तो जो कबीला दूसरे कबीले पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था उसका मुखिया जो है राजा बन जाता था। जैसा कि जैक्स का कथन है कि
जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। मैकाइवर महोदय कहते हैं कि राज्य के उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति या बल नहीं, फिर भी राज्य के विकास के पीछे शक्ति का पर्याप्त हाथ जरूर रहा है। प्रारंभिक समाज में स्थिति ये थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, जो जिस पे कब्जा कर लेता था उसे अपने पास उतनी देर तक रख सकता था। इसी बलपूर्वक शक्ति ने प्रभुसत्ता का रूप धारण किया और आगे चलकर शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा का जन्म हुआ। और ये जो कबीले के नेता होते थे, इनकी अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करने लगता था और ये उक्ति प्रचलित हुई कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। अगर हम आगे आर्थिक गतिविधियों की बात करें कि किस प्रकार से राज्य के विकास में आर्थिक गतिविधियों ने अपना योगदान दिया है, तो इस सिद्धांत के समर्थकों में प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू का प्रमुख योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। वहीं गैटल महोदय कहते हैं, आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की तथा बाद में धन का संचय किया, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व रहे हैं। तो हम लोगों ने राज्य के विकास में जो सहायक तत्व रहे, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक क्रियाएं, इन सब का अध्ययन हमने किया। अगर हम आर्थिक गतिविधियों के ही क्रम में बात करें कि प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में भी 4 अवस्थाएं रही हैं। पहली अवस्था आखेट अवस्था रही। इसमें मनुष्य जो है आखेट करता था, मतलब शिकार करता था, जानवरों को मारता था और खाता था। इसी तरह उसका जीवन यापन होता था। द्वितीय पशुपालन की अवस्था थी। इसमें पशुओं का पालन किया जाता था, यद्यपि इसमें जीवन जो है भ्रमणशील हुआ करता था। तृतीय अवस्था कृषि अवस्था होती थी। इसमें लोग कृषि का कार्य करते थे और स्थायी रूप से रहना प्रारंभ करते हैं। और चतुर्थ अवस्था आज की औद्योगिक अवस्था है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया है। यह राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। वहीं हम अगर राजनीतिक चेतना की बात करें कि किस तरीके से राजनीतिक चेतना ने राज्य के विकास में योगदान दिया, तो गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं, गिलक्राइस्ट जी इस संबंध में कहते हैं कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध, धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है और ये सबसे मुख्य तत्व है। ब्लंटस्ली महोदय कहते हैं कि सामाजिक जीवन ही राज्य के इच्छा का आधार रहा है। गैटेल महोदय कहते हैं कि राज्य एक क्रमिक और स्वाभाविक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया रही है। और वुड्रो विल्सन कहते हैं कि संगठन की भावना स्वाभाविक है और वह मनुष्य और परिवार के साथ उत्पन्न हुई है। अगर हम वर्तमान में भी राजनीतिक चेतना के वशीभूत होकर मानव द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य में राजनीतिक चेतना ही है कि मनुष्य को राजनीतिक रूप से संपन्न बनाती है। राजनीतिक चेतना के कारण जैसे जैसे सभ्यता तथा संस्कृति का विकास होता गया, वैसे वैसे राज्य भी विकसित होता गया। राज्य के विकास की अगर हम अवस्थाओं की बात करें, तो पहली अवस्था कबायली राज्य रहे हैं, दूसरा प्राच्य साम्राज्य रहे हैं, तीसरा यूनानी नगर राज्य रहे हैं, चौथा रोमन साम्राज्य रहे हैं, पांचवा सामंती राज्य रहे हैं, छठा
आधुनिक राज्य रहे हैं और 7वां उपनिवेशी साम्राज्य रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप राज्य का विकास हुआ, परंतु उदारवादी एवं मार्क्सवादी विचारकों में इस संबंध में मतभेद है। उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में हेनरी मैन, बेजहार्ट, मैकाइवर का नाम प्रमुख रूप से है। अगर हम बेजहार्ट की बात करें तो इनकी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बात की है और एक और पुस्तक फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स भी है। ये जो है डार्विन के द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, से बहुत प्रभावित थे। वहीं मैकाइवर की पुस्तक द मॉडर्न स्टेट है और ये एक बहुलवादी विचारक रहा है। वहीं हम वाल्टर बेजहार्ट की बात करते हैं तो वाल्टर बेजहार्ट भी उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थक रहा है। वहीं हेनरी मैन जो है एक ब्रिटिश न्यायविद रहा है। इसकी कृति एंशिएंट लॉ, इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉरल आइडियल्स है। अगर हम बात करें मैकाइवर की तो इन्होंने सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने नागरिकों की अधिक से अधिक सेवा करके ही उनकी अधिक से अधिक निष्ठा का दावा कर सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने राज्य के विकासवादी सिद्धांत पर काफ़ी चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपके अध्ययन में कहीं न कहीं यह उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।